अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब बखैर आफ़ियत होंगे। आज हम 10th क्लास केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 का लेक्चर नंबर 5 स्टडी करने जा रहे हैं और आज का जो हमारा टॉपिक है लॉ ऑफ मास एक्शन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो हम स्टार्ट करते हैं इसको इंट्रोडक्शन से। तो सबसे पहले इसके इंट्रोडक्शन में हम देखते हैं कि गोल्डबर्ग एंड वेग ये दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1869 में इस लॉ को प्रेजेंट किया। और ये लॉ किस चीज़ से रिलेटेड है? ये लॉ बेसिकली एक्सप्लेन करता है रेट ऑफ रिएक्शन को। तो गोल्डबर्ग और वेग ने 1869 में एक लॉ प्रेजेंट किया जिसको लॉ ऑफ मास एक्शन कहते हैं। ये लॉ बेसिकली एक्सप्लेन करता है कि कोई भी सब्सटेंस जब किसी केमिकल रिएक्शन में टेक पार्ट करता है तो उसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, या किसी भी केमिकल रिएक्शन का ओवरऑल जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो किस चीज़ पे डिपेंड कर रहा होगा। अब डेफिनेशन पे आते हैं। तो डेफिनेशन हमारे पास है रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ सब्सटेंस is directly proportional to active mass, जिसको मैं स्क्वायर ब्रैकेट से शो कर रहा हूं, of substance। अब यहां तक की लाइन में वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ अ सब्सटेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्टिव मास ऑफ सब्सटेंस। फॉर एग्जांपल हमारे पास वुड का एक पीस है और हम इसकी बर्निंग कराना चाहते हैं। अब इसकी बर्निंग के लिए वुड का ये जो वाइट पोर्शन है ये सारे का सारा गीला है, और अगर हम बर्निंग करेंगे तो ऑब्वियसली ये जो वाइट पोर्शन है ये गीला होने की वजह से रिएक्शन में टेक पार्ट नहीं करेगा। ये सिर्फ ब्लैक पोर्शन है जो कि रिएक्शन में टेक पार्ट करेगा। इट मींस के ये जो ब्लैक पोर्शन है इट्स एक्टिव मास, ये रिएक्शन में टेक पार्ट कर रहा है। तो किसी भी सब्सटेंस का वो मास जो किसी रिएक्शन में टेक पार्ट करता है हम उसको क्या बोलते हैं? एक्टिव मास बोलते हैं। तो यही चीज वो कह रहा है कि रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ अ सब्सटेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्टिव मास ऑफ सब्सटेंस, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्टिव मास ऑफ सब्सटेंस। यहां पर मैं मेंशन कर देता हूं एक्टिव मास ऑफ सब्सटेंस। तो किसी भी सब्सटेंस का जो एक्टिव मास होगा उसी पे ही उसका रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड कर रहा होगा। मैं अपनी बात को दोबारा से दोहरा देता हूं। मैंने ये कहा कि हमारे पास सपोज अगर ये वुडन पीस है और इसका वाइट पोर्शन गीला हो गया है और हम इसकी बर्निंग करवाना चाहते हैं, तो ये वाइट पोर्शन गीला होने की वजह से रिएक्शन में टेक पार्ट नहीं करेगा। सिर्फ ये ब्लैक पोर्शन है जो रिएक्शन में टेक पार्ट करेगा। अब ये ब्लैक पोर्शन क्या कहलाएगा? एक्टिव मास कहलाएगा। तो इस पूरे वुडन पीस का जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा, जो रेट ऑफ कंबस्शन होगा, वो किस पे डिपेंड कर रहा होगा? इस ब्लैक पोर्शन पे, बिकॉज ये वाइट पोर्शन जो है ये तो रिएक्शन में टेक पार्ट कर ही नहीं रहा। उसके बाद आगे कहता है कि ये तो एक सब्सटेंस है, अगर मल्टीपल सब्सटेंसेस आपस में मिलके किसी रिएक्शन में टेक पार्ट कर रहे हो तो वो किस चीज पे डिपेंड कर रहे होंगे? वो कहता है कि रेट ऑफ रिएक्शन, ओवरऑल रिएक्शन की बात कर रहा है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव masses of reacting substances। अब ये डेफिनेशन का दूसरा हिस्सा है। तो इस दूसरे हिस्से में वो क्या एक्सप्लेन कर रहा है? वो कह रहा है कि सपोज ये हमारे पास दो सब्सटेंसेस हैं और ये दो सब्सटेंसेस एक केमिकल रिएक्शन में टेक पार्ट कर रहे हैं और एक नई प्रोडक्ट बन रही है। तो अब इस टोटल रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो किस चीज पे डिपेंड कर रहा होगा? इन दोनों के एक्टिव मास का मल्टीपल जो होगा। मिसाल के तौर पे ये जो एक सब्सटेंस है, एक इसका एक्टिव मास ये ब्लैक कैप है और दूसरे का एक्टिव मास ये रेड कैप है। तो
तो अब टोटल रेट ऑफ रिएक्शन क्या ब्लैक पे डिपेंड कर रहा होगा, क्या रेड पे डिपेंड कर रहा होगा? नहीं, बल्कि इन दोनों के मल्टीपल पे डिपेंड कर रहा होगा। इन दोनों को मिला के जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो क्या होगा? टोटल रेट ऑफ रिएक्शन होगा। इसको एक और एग्जांपल के जरिए मैं आपको इलेबोरेट कर देता हूं। मिसाल के तौर पे अगर हम एक तांगे के साथ एक घोड़े को बांधे तो तांगे की टोटल रफ्तार किस पे डिपेंड कर रही होगी? एक घोड़े की रफ्तार के ऊपर डिपेंड कर रही होगी। लेकिन अगर हम एक तांगे के साथ दो घोड़ों को बांध दें या तीन घोड़ों को बांध दें तो अब तांगे की रफ्तार किस पे डिपेंड कर रही होगी? क्या एक घोड़े की रफ्तार पे डिपेंड कर रही होगी? नहीं, उन तीनों चारों की रफ्तार पे डिपेंड कर रही होगी। अगर उनमें से एक सुस्त चल रहा है, एक बहुत तेज चल रहा है और एक मॉडरेटली चल रहा है, तो अब क्या होगा कि उन सब की स्पीड का जो एवरेज होगा वो उस तांगे की टोटल एक्चुअल स्पीड होगी, राइट? तो इसी तरह किसी भी रेट ऑफ किसी भी रिएक्शन में जितने भी सब्सटेंसेस रिएक्ट कर रहे होते हैं उन सब के एक्टिव मास का जो प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है? रेट ऑफ रिएक्शन होता है। मे भी आपको ये बात समझने में थोड़ी सी डिफिकल्टी हो रही है, तो क्योंकि ये लेक्चर्स रिकॉर्डेड हैं तो आप इसको थोड़ा सा प्रीव्यू करके दोबारा से जब इस एग्जांपल को 2-3 बार सुनेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। आगे बढ़ते हैं डेफिनेशन के बाद। नेक्स्ट वन हम कि हमारे पास जो एक्टिव मास है एक्टिव मास को हम रिप्रेजेंट करते हैं विद मोलर कंसंट्रेशन मोल पर डेसीमीटर क्यूब। इसको लिखने का एक और तरीकाकार है, वो क्या है? मोल पर डेसीमीटर क्यूब। तो अगर आपको इस फॉर्म में दिया जाएगा तो यहां पर पावर के साथ माइनस नहीं है, और अगर आपको इस फॉर्म में दिया गया है तो पावर के साथ माइनस मौजूद है, बिकॉज जो पावर नीचे से ऊपर की तरफ जाती है तो उसके साथ माइनस का साइन लगता है। अब हम इस मोल पर डेसीमीटर क्यूब को सम टाइम नहीं लिखते और हम क्या करते हैं? हम स्क्वायर ब्रैकेट यूज करते हैं। तो हम एक्टिव मास को सम टाइम रिप्रेजेंट करने के लिए या मोलर कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या यूज करते हैं? स्क्वायर ब्रैकेट को यूज करते हैं। तो इसकी जगह अगर आप ये ब्रैकेट यूज करेंगे तो ये भी गलत है, और अगर आप ये स्मॉल ब्रैकेट यूज करेंगे तो ये भी गलत है, ठीक है? तो ये स्क्वायर ब्रैकेट को हमने यूज करना है टू रिप्रेजेंट द एक्टिव मास और मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टिंग सब्सटेंसेस। अब हम एक जनरल एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई भी जनरल रिएक्टेंट है ए और रिएक्टेंट है बी, और ये रिएक्शन रिवर्सिबल है, तो मैं इसको डबल एरो के साथ रिप्रेजेंट कर रहा हूं, एक क्लोज सिस्टम के साथ, क्लोज सिस्टम के अंदर अकर हो रहा है। तो प्रोडक्ट बने सी एंड डी। जो हमारे पास फॉरवर्ड रिएक्शन है इसके कांस्टेंट को के से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड है तो मैंने लिखा के एफ, और इसी तरह रिवर्स रिएक्शन के कांस्टेंट के लिए के और रिवर्स का आर लिख दिया। अब ये हमारे पास रिएक्टेंट ए है, ये रिएक्टेंट बी है, ये रिएक्टेंट सी है और ये रिएक्टेंट डी है। एक लम्हे के लिए हम फर्ज करते हैं कि हमारे पास 5 ग्राम ए था, 5 ग्राम बी था, जिससे प्रोडक्ट 5 ग्राम सी और 5 ग्राम डी बना। यानी कि जो कंसंट्रेशन हम ले रहे हैं वो सारी की सारी ही टेक पार्ट कर रही है केमिकल रिएक्शन में। समटाइम ऐसा होता है कि हमने हाइड्रोजन जो है वो 10 ग्राम ले ली है और ऑक्सीजन हमने 2 ग्राम ली है, तो हमारी एक्सपेक्टेशन क्या थी कि 12 ग्राम वाटर बनेगा, बट ऐसा नहीं हुआ। रीजन क्या थी कि टोटल जो हमारे पास हाइड्रोजन था वो सारे का सारा जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं कर सका। रीजन क्या कि रिएक्टिंग सब्सटेंसेस के दरमियान बैलेंस नहीं हुआ, उनका जो रेट ऑफ रिएक्शन था वो एक दूसरे के। यार फखर साहब तवज्जो हटा दिया यार सारी। कैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कोई भी रिएक्टेंट ए है और रिएक्टेंट बी है। एक रिवर्सिबल रिएक्शन के थ्रू ये प्रोडक्ट सी और प्रोडक्ट डी बना रहे हैं।
अब चूंकि रिवर्सिबल रिएक्शन है तो इसका मतलब कि इसमें फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन भी होंगे, तो फॉरवर्ड रिएक्शन की कांस्टेंट को K से रिप्रेजेंट कर रहा हूं और कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड तो मैंने KF लिखा और उसके बाद कांस्टेंट ऑफ रिवर्स तो इसकी जगह KR लिखा। इस कांस्टेंट की बात अभी मैं थोड़ी देर में इसको एक्सप्लेन करता हूं। मैं ये फर्ज करता हूं कि जो मैंने मैस लिया था A, B, C और D का, वही इनका एक्टिव मैस है। सपोज 5 ग्राम A लिया, 5 ग्राम B लिया, तो इसने प्रोडक्ट 5 ग्राम C बनाया और 5 ग्राम D बनाया। अब यही जो मैस जो मैंने लिया, यही इनका एक्टिव मैस है, यही रिएक्शन में टेक पार्ट कर रहा है, तो मैं इनकी मोलर कंसंट्रेशन को किससे रिप्रेजेंट करूंगा? मोलर कंसंट्रेशन क्या होगी? A की मोलर कंसंट्रेशन ऑफ A, B, C एंड D और रिस्पेक्टिवली स्क्वायर ब्रैकेट A कॉमा स्क्वायर ब्रैकेट B कॉमा स्क्वायर ब्रैकेट C एंड स्क्वायर ब्रैकेट D। अब ये जो हमारे पास रिएक्टिंग सब्सटेंसेस थे A, B और प्रोडक्ट C एंड D, तो इनके एक्टिव मैसेज क्या बने? स्क्वायर ब्रैकेट A स्क्वायर ब्रैकेट B स्क्वायर ब्रैकेट C स्क्वायर ब्रैकेट D, बिकॉज हमने कहा कि एक्टिव मैस या मोलर कंसंट्रेशन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? A, B, C और D से। अब इसी को अप्लाई करें जरा यहां पे, तो हमारे पास क्या बनेगा? मोलर कंसंट्रेशन A react with molar concentration B to form molar concentration C and molar concentration D। और ये क्या है? कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड कांस्टेंट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। अब यहां पर एक रिएक्शन फॉरवर्ड जा रहा है और एक रिएक्शन रिवर्स जा रहा है। फॉरवर्ड रिएक्शन किस चीज पे डिपेंड कर रहा है और रिवर्स रिएक्शन किस चीज पे डिपेंड कर रहा है, तो हम इसको देखते हैं। नेक्स्ट वन हेडिंग है हमारे पास फॉरवर्ड रिएक्शन। फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए हमने पढ़ा कि फॉरवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मैसेज ऑफ रिएक्टेंट्स। तो रिएक्टेंट्स हमारे पास क्या क्या है? A और B। A और B क्या है? रिएक्टेंट्स। तो इसकी जगह मैंने इसके रिएक्टेंट्स लिख दिए। अब उसके बाद अगर मैं फॉरवर्ड रिएक्शन को या यूं कहूं कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन को रिप्रेजेंट करना चाहूं, तो रेट के लिए मैं R का वर्ड यूज कर रहा हूं और फॉरवर्ड के लिए F का यूज कर रहा हूं। और ये जो मेरे पास कांस्टेंट है, ये जो प्रोपोर्शनैलिटी है, अगर मैं इसको इक्वालिटी में कन्वर्ट करना चाहता हूं, तो मैथमेटिक्स और फिजिक्स में हम पढ़ते हैं कि जब भी हम प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वालिटी में कन्वर्ट करते हैं तो हम कोई ना कोई कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करते हैं, और उसकी जगह मैं कांस्टेंट इंट्रोड्यूस कर रहा हूं जी K। और ये कांस्टेंट किस चीज का है? फॉरवर्ड का है। तो यहां पर मैं क्या लिख रहा हूं? KF। अब यहां पर कांस्टेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो मैं आपको क्लियर कर दूं। आपके मैथमेटिक्स की टीचर ने आपको कांस्टेंट का कॉन्सेप्ट क्लियर किया होगा, बट यहाँ पर थोड़ा सा केमिस्ट्री के हिसाब से मैं आपको बता दूँ। फॉर एग्जांपल, हम अमेरिका से कोई चीज़ ख़रीदते हैं तो वहाँ पर वो हमें चीज़ मिलती है जी $10 में, और पाकिस्तान से उसी चीज़ को ख़रीदते हैं तो हमें कितने में मिलती है? 1500 रुपीज़ में मिलती है। अब अमेरिका की करेंसी के मुताबिक वो वहाँ पर 10 रुपए की है, $10 की है। पाकिस्तानी करेंसी के अंदर वो कितने की है? $1500 की है। तो अब ये जो इतना बड़ा गैप है ये किस वजह से है? ये करेंसी में जो एक्सचेंज है, हम इसको बैलेंस कहाँ करते हैं? हम एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करते हैं। वो कांस्टेंट क्या है कि जी 150 रुपीज़ जो है वो एक स्पेसिफिक कांस्टेंट है। आप उससे पाकिस्तानी करेंसी में जब भी मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास प्राइस किस में आ जाएगी? पाकिस्तानी रुपीस में आ जाएगी।
इसी तरह हम क्या करते हैं कि कोई भी एक चीज जो दूसरे के मुकाबले में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, मिसाल के तौर पे अब एक चीज अगर अमेरिका में $10 की है तो पाकिस्तान में 10 रुपए की तो नहीं होगी। पाकिस्तान में उसका करेंसी के मुताबिक रेट क्या होगा, उस रेट को एक स्पेसिफिक कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे जो कि उसके दरमियान रिलेशन को बरकरार रखेगा। अब उस रिलेशन को बरकरार रखने के लिए हमने यहां पर एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस किया है, कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। यहां वैल्यूज की बात नहीं कर रहे, सिर्फ कांस्टेंट का कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा रहा हूं कि जब हम दो चीजों के दरमियान डायरेक्ट रिलेशन होता है ना, कि एक चीज जब हम खरीद रहे हैं और उसकी एक जगह पे एक स्पेसिफिक प्राइस है तो उसी प्राइस को हमारी कंट्री के अंदर भी उसी प्राइस पे मिलनी चाहिए, तो वो उसी प्राइस पे हमें भी मिल रही है बट विद अ स्पेसिफिक कांस्टेंट। अगर अमेरिका में $10 की है तो वो हमें भी $10 की ही मिल रही है, बट जब हम उसको चेंज कर रहे हैं अपनी करेंसी के अंदर, तो अपनी करेंसी के अंदर चेंज करते हुए हम एक क्या कर रहे हैं, कांस्टेंट इंट्रोड्यूस कर रहे हैं और उस कांस्टेंट की वैल्यू क्या है, 150। तो जब हम उस कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाती है, उसकी वही प्राइस आ जाती है जो अमेरिका में है, राइट। तो ये कांस्टेंट का कॉन्सेप्ट है कि जब भी हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को खत्म करते हैं तो एक कांस्टेंट को इंट्रोड्यूस करते हैं, और अगर इस कांस्टेंट को खत्म कर दें तो वर्ल्ड इकोनॉमी तबाह हो सकती है। किस तरह से कि आपने $10 की एक चीज अमेरिका में रखी है और पाकिस्तान में आने के बाद भी वो क्या होगी, 10 रुपीज की हो जाएगी, इंडिया में जाने के बाद वो क्या हो जाएगी, 20 रुपीज की हो जाएगी। ऐसा नहीं हो सकता। रीजन क्या है कि जब हम एक करेंसी से दूसरी करेंसी के अंदर जा रहे होते हैं तो हम एक कांस्टेंट को इंट्रोड्यूस करते हैं जो कि उसको बैलेंस करता है। तो वो चीज अमेरिका में $10 की थी तो यहां भी $10 की है, बट फर्क क्या पड़ा है कि हमने कांस्टेंट के जरिए उसको बैलेंस किया है। तो यहां पर ये जो कांस्टेंट को इंट्रोड्यूस किया है वो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो है उसको बैलेंस कर रहा है। जिस तरह रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है A इंटू B के। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हमने खत्म कर दिया तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू कांस्टेंट इंटू A इंटू B। अब ये जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है बिल्कुल इक्वल हो गया है A और B के एक्टिव मास के। कब, जब हम इसको किससे मल्टीप्लाई करें, एक कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई कर दें। अब उसी तरह रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन की बात करते हैं। तो रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन जो है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C एंड D। और मैं इसको अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखूं तो क्या बनेगा, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इज इक्वल्स टू, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को मैं खत्म कर रहा हूं तो इक्वलिटी का साइन और एक कांस्टेंट को इंट्रोड्यूस करना है, तो यहां पर मैं कांस्टेंट K ऑफ रिवर्स KR लिख रहा हूं और उसके बाद प्रोडक्ट्स C एंड प्रोडक्ट्स D। तो ये हमारे पास क्या है, प्रोडक्ट्स हैं और हम जानते हैं कि रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट्स, जिस तरह रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट्स। अब बात करते हैं इक्विलिब्रियम की। एट इक्विलिब्रियम इक्विलिब्रियम पे क्या होता है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज रेट इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, यानी कि मैं यूं कह सकता हूं कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, राइट। तो मैं इन दोनों की वैल्यू जरा पुट करता हूं। रेट ऑफ फॉरवर्ड की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इनटू एक्टिव मास A इनटू एक्टिव मास B is equal to constant of reverse reaction into active mass C into active mass D। यहां तक बात क्लियर हो गई। अब हम इन कांस्टेंट्स को एक तरफ कर देते हैं
और कंसंट्रेशंस को दूसरी तरफ कर देते हैं, तो हमारे पास क्या बनेगा, ये यहां पर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ होके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो क्या बनेगा, के एफ ओवर के आर इज इक्वल टू, ये यहां जाके डिवाइड हो गया था, अब ये यहां पर ए और बी मल्टीप्लाई हो रहे हैं के एफ के साथ, ए और बी मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये यहां पे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे। तो क्या आएगा, सी इंटू एक्टिव मास डी ओवर एक्टिव मास ए इंटू एक्टिव मास बी। यहां तक देखिएगा, मैंने इस स्टेप को मैं दोबारा से रिवाइज कर रहा हूं। मैंने कहा एट इक्विलिब्रियम रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम्स इक्वल टू द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। रेट ऑफ फॉरवर्ड की मैंने वैल्यू पुट की, ये रेट ऑफ फॉरवर्ड की मेरे पास वैल्यू थी, ये मेरे पास रेट ऑफ फॉरवर्ड की वैल्यू, तो मैंने इसको यहां पुट कर दिया। उसके बाद रेट ऑफ रिवर्स की ये वैल्यू है, तो मैंने इसको यहां पर पुट कर दिया। अब फिर मैंने कहा कि ये जो कांस्टेंट्स हैं मैं इनको एक साइड पे कर देता हूं और जो मोलर कंसंट्रेशन है उसको दूसरी साइड पे कर देता हूं। तो मैंने क्या किया कि के आर ये यहां पर मल्टीप्लाई हो रहा था, तो दूसरी साइड पे जाके क्या हो गया, डिवाइड हो गया, ये डिवाइड कर दिया, और ये यहां पे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, एक्टिव मास ए इनटू एक्टिव मास बी, ये के एफ से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो दूसरी साइड पे जाके क्या हो गए, डिवाइड हो गए। अब ये जो हमारे पास एक रिलेशन बना है के एफ ओवर के आर, इस रेशो को हम एक स्पेसिफिक नाम देते हैं और वो नाम क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं विद के सी। अब के सी इज इक्वल टू सी इंटू डी ओवर ए इंटू बी। तो ये हमारा एक फाइनल एक्सप्रेशन है जो कि हमसे पूछा जाता है कि डिराइव द इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन। यहां तक हमने लॉन्ग क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझा और उसको मुकम्मल किया। अगर आपको इसमें मज़ीद किसी भी तरह का कोई भी सवाल आपके जहन में आता है तो आप उसको पूछ सकते हैं। अब ये जो टॉपिक है इसको एज अ शॉर्ट क्वेश्चन या लॉन्ग क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है, तो सबसे पहली चीज़ जो आपसे पूछी जाती है, लाहौर बोर्ड में कभी भी डेट नहीं पूछी जाती, अदर बोर्ड्स में डेट पूछ लेते हैं सम टाइम, बट आपने ये ज़रूर याद रखना है कि किस साइंटिस्ट ने इसको प्रेजेंट किया, ये आपसे MCQs के तौर पे पूछा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट वन जो शॉर्ट क्वेश्चन और कई मरतबा आपसे पूछा गया है वो है डिफाइन लॉ ऑफ मास एक्शन। उसके बाद एक डेफिनेशन और पूछी जाती है कि हाउ एक्टिव मास इज रिप्रेजेंटेड, तो एक्टिव मास को रिप्रेजेंट करने का जो तरीक़ाकार है वो आपसे पूछ लेता है। तो एक्टिव मास को रिप्रेजेंट करने का तरीका या मोलर कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करने का तरीका एज अ MCQs एंड एज अ शॉर्ट क्वेश्चन, ये दोनों तरीक़ाकार से आपको आना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। ये जो आपके पास सारी की सारी डेरिवेशन है ये एज अ लॉन्ग क्वेश्चन पूछी जाती है, तो यहां तक आपने इस केसी को डिराइव करना होता है और आपका क्वेश्चन यहां आके कंप्लीट हो जाता है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे कि एक जनरल रिएक्शन के ऊपर अगर इसको अप्लाई करना हो तो किस तरह से अप्लाई करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।